हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स का सेट 4 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। इस भाग में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। पहले लिखा होगा कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। क में दिया कि यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। ये हम लोग का होता है फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में दिया कि पहले m पदों का योगफल यानी कि Sm बराबर दिया है n। तो यहाँ n लिखा हुआ है तो n/2 है, तो यहाँ m लिखा होता है। हम इसके अनुसार जब सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का m/2 2a प्लस m-1 गुणे d बराबर में n। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, n से गुणा कर देंगे। हो जाएगा m ब्रैकेट में 2a प्लस, अब ब्रैकेट हटा देंगे तो d से m में गुणा करेंगे तो हो जाएगा md, फिर d से माइनस m में गुणा करेंगे माइनस d बराबर 2n। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा m से गुणा करेंगे तीनों में तो 2am प्लस m² d माइनस md बराबर 2n। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद पुनः क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है कि इन पदों का योगफल m है, तो एस एन बराबर दिया है m। तो सूत्र के अनुसार इसको लिखेंगे तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 गुणे d बराबर m। इसमें भी हम 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो m से गुणा हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा n गुणे 2a प्लस, ब्रैकेट हटा देंगे तो nd माइनस डी बराबर 2m। तो इसे ब्रैकेट हटा के n से तीनों पदों में गुणा करेंगे, ये हम लोग का हो जाएगा 2an माइनस प्लस n² d माइनस nd बराबर 2m। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो पहले जब घटाएंगे तो हम समीकरण 1 का बायां पक्ष एक साथ लिखेंगे, घटाएंगे, और दायां पक्ष एक साथ। पहले इसमें लिखा हुआ है समीकरण 1 में 2am प्लस m² d माइनस md। ठीक है, अब घटा रहे हैं तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और समीकरण 2 का जो है बायां पक्ष उसको लिख देंगे 2an प्लस n² d माइनस nd। लिखेंगे 2an प्लस n² d माइनस nd बराबर, यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 2m। अब यहाँ इसको हम लिख लेंगे 2am प्लस m² d माइनस md। ब्रैकेट हटाएंगे तो तीनों का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 2an माइनस n² d प्लस nd बराबर, यहाँ हो गया 2n माइनस 2m। तो इसमें यहाँ 2am है और 2n, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं 2am माइनस 2n प्लस, इसी तरह m² d और n² माइनस n² d को एक साथ लिखेंगे, m² d माइनस n² d, उसके बाद माइनस md और प्लस nd को एक साथ बराबर में, ये हो जाएगा 2n माइनस m। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, 2am और 2n में 2a कॉमन है, तो इसमें से हम 2a कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हो जाएगा m माइनस m प्लस, इन दोनों में d कॉमन है तो इसमें से d कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा m² माइनस n², और इसमें भी d कॉमन है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो हम इसमें से माइनस का d कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस में, प्लस वाला माइनस में, हो जाएगा m माइनस n, और ब्रैकेट में अब यहाँ m माइनस n है, यहाँ 2n माइनस m है, तो m माइनस n करने के लिए अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा -2, तो माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला पद हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब हम यहाँ लिखा हुआ m² माइनस n² तो बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस b² के सूत्र पर है, हो जाएगा m प्लस n m माइनस n, तो इसको भी हम लिख लेंगे 2a m माइनस n प्लस d, ब्रैकेट में हम लिखेंगे m प्लस n m माइनस n फिर माइनस d, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग m माइनस n बराबर
-2 m-n। अब यहाँ इस पद में यहाँ भी m-n कॉमन है, इसमें भी m-n कॉमन है, इसमें भी m-n कॉमन है, तो हम इसमें से हम कॉमन ले लेंगे m-n, m-n कॉमन ले लेंगे। यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा हम लोग का 2a प्लस, यहाँ d लिखेंगे, यहाँ बच गया हम लोग का m+n, तो ब्रैकेट में लिख देंगे m+n, और इसमें से m-n कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा कितना, -d बराबर में -2 और m-n। तो इस अगर m-n को दाएं साइड ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2a प्लस, इससे हम ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का md प्लस nd माइनस डी, ठीक है, बराबर में -2 m-n बटे m-n, तो m-n माइनस कट गया, तो हम लोग का हो गया यार 2a प्लस। अब हम इन दोनों md प्लस nd में से d कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिख देंगे m+n, ठीक है, और यहाँ d लगा देते हैं, और ये हो जाएगा माइनस का d बराबर में -2। अब इस सब में से हम d कॉमन ले लेते हैं, तो 2a प्लस, अगर इसमें से हम d कॉमन लेंगे तो जाएगा हम लोग का m+n, इसमें से d कॉमन लेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर d बराबर -2, ठीक है, इसको हम मान लेंगे अगला समीकरण, समीकरण 3। हमको क्या लाना है, m+n पदों का योगफल, हम निकालेंगे Sm+n, Sm+n बराबर हम लिखेंगे m+n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह होगा m+n और -1 गुणे d बराबर। अब यहाँ समीकरण 3 से 2a प्लस m+n-1 में d का मान कितना है, -2, तो हम इसके जगह क्या रख देंगे, -2, तो हम यहाँ ये जो पूरा दी लिखा हुआ है इसके जगह हम लिखेंगे -2, तो यहाँ हो जाएगा m+n/2 गुणे ब्रैकेट में -2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा -1, यानी कि -m+n, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये कोई वृत्त है, उसके बाहर कोई बिंदु स्थित है, और इसके बाह्य बिंदु से इस पर हमें स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान लेते हैं P है, और ये A है, और ये B है। फिर क्या लिखा हुआ है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का। ये हमारा केंद्र है, और ये स्पर्श बिंदु है, इसको मिलाने वाला रेखा और इसको मिलाने वाला रेखा, ये केंद्र को मिला रहा है। तो बताना है कि कोण P और कोण AOB का योगफल कितना होगा, 180। तो हम लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या होता है ये स्पर्श रेखा पर लंब होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, ये भी होता है लंब। तो इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180, ये हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें ये लंब है, हमें लिखेंगे कि OA लंब है, लिख लेंगे उत्पत्ति OA लंब है AP पर, तथा OB लंब है BP पर, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्या है, ये चतुर्भुज है, OAPB चतुर्भुज है। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल होता है 360। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज OAPB में चारों कोण लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे कोण OAB प्लस, उसके बाद कोण APB प्लस कोण OBP और प्लस कोण AOB बराबर 360, ठीक है। तो कोण AB में यहाँ 90 डिग्री था, लिख देंगे 90 प्लस कोण APB प्लस, इसी तरह OBP
ओबी पीबी 90 है, तो यहाँ लिखेंगे 90 प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। 90 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। लिख लेंगे कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस 180 बराबर 360। अब हम 180 को ले जाते हैं दाएं साइड, 360 में से 180 माइनस कर देंगे तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस 180। तो घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन में ग में लिखा है कि बिंदु 4 माइनस 6 बिंदु ए माइनस 6 10 और बी 3 माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें मान लेते हैं ये हमारा बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है -6, 10 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 3, -8 और इसके बीच में कहीं भी कोई मान लेते हैं कोई बिंदु है पी जिसका निर्देशांक दिया है -4, 6। तो ये बताना है कि बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा हम मान लेते हैं, सबसे आसान तरीका है अनुपात मान लेंगे के और 1 अनुपात मानते हैं। तो इसमें हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो पहले इसमें लिख लेंगे कि माना बिंदु पी इसका निर्देशांक है -4, 6 रेखाखंड ए बी को के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो हमको जब पता होना चाहिए विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या होता है, एक्स बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें जो k हमारा है ये है m1 और एक जो है ये m2 है। इसमें ये हम लोग का है x1 y1। ठीक है, और ये बिंदु है हम लोग का x2 y2 और जो p का निर्देशांक है ये हम लोग का x y। तो इसमें हम केवल किसी एक का प्रयोग करके हम इसके अनुपात निकाल सकते हैं। तो पहले हम x वाला लेते हैं। तो x बराबर इसमें कितना है -4 है, तो लिख देंगे -4 बराबर m1 है k और m2 है 1, तो m1 की जगह k लिख देंगे गुणे x2। x2 कितना है इसमें, x2 है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस m2 है 1 गुणे x1 कितना है, x1 है -6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -6 बटे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। और इस पूरे पद जो k प्लस 1 है उसको ले जाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो -4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का -4 k -4 बराबर 3 से k में गुणा करेंगे 3 k -6। अब इसमें हम जो k वाला पद है उसको ले जाते हैं बाएं साइड और -4 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो -4 k प्लस 3 k तो हो जाएगा -3 k बराबर -6 -4 हो जाएगा +4। तो -4 के और -3 के -7 के बराबर, इसको घटाएंगे -2, -5 कट गया प्लस, तो k बराबर हो जाएगा 2/7 यानी कि हम लोग का जो अनुपात होगा m1 और m2 का जो अनुपात होगा कि क्या होगा 2:7 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में घ है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो पहले हम लिख लेंगे इसमें वर्ग अंतराल, उसके बाद फिर दिया इसमें बारंबारता, तो वर्ग अंतराल इसमें दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। ठीक है, और इसका जो बारंबारता दिया है, बारंबारता को सूचित करते हैं F से। ये दिया हम लोग का 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। ठीक है, और हमको इसका निकालना है बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है
एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है बहुलक का। तो पहले इसमें बहुलक क्या होता है, जो बारंबारता दिया रहता है, तो बारंबारता में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो ये 12 सबसे ज्यादा है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग है 60 से 80। तो इसमें हमारा जो बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग है हम लोग का 60 से 80 के बीच में। तो इसमें एल क्या है, जो एल होता है, जो बहुलक वर्ग होता है, जो वर्ग अंतराल होता है, उसकी निम्न सीमा यानी कि 60 है। एल बराबर हम लिख देंगे 60। तो ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग में जो बारंबारता होता है ये 12 है। तो ये हमारा होता है F1। ये 1 के ठीक पहले आता है 0। तो ये हम लोग का हो जाएगा F0 10 हो जाएगा, 10 होता है। और एक के बाद होता है 2 यानी कि F2 बराबर होगा 6। एच क्या होता है, एच जो होता है ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसके बीच की सीमा जो अंतर है। तो एच बराबर कितना है, 20 है, सब में 20-20 का अंतर है। तो पहले हम सम्मान लिख लेंगे। F1 बराबर हम लोग का है 12, F0 बराबर है 10, उसके बाद F2 बराबर है 6 और H बराबर है 20। तो इसे हम मान रखते हैं बहुलक निकालने के लिए। तो L बराबर दिया है 60, तो लिख देंगे 60 प्लस F1 है 12 माइनस F0 है 6 बटे 2 गुणे F1 है 12, तो 12 लिख देंगे, माइनस F0 है 10, फिर माइनस F2 है 6, उसके बाद गुणे H। तो H बराबर दिया है 20, तो हो जाएगा 60 प्लस 12 में से 6 घटाएंगे, 6 बटे 12 दूनी 24 माइनस 10 और माइनस 6, ये कितना हो जाएगा, -16। तो 24 माइनस 16 गुणे 20। यहाँ F0, सॉरी F0 कितना है, इसमें F0 है 10, यहाँ हम 10 लिखेंगे, मिस्टेक हो गया है, 10 है। तो घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा हम लोग का, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, तो 60 प्लस 40 बटे 24 में से 16 घटाएंगे 8, और 8 से 40 घटेगा 5 बार में, तो जोड़ेंगे तो 60 प्लस 5 कितना हो गया, 65। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन अंक में दिया कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस x प्लस 2 के जीरो का मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके हल कर सकते हैं। तो इसको मैं गुणनखंड विधि से पहले बता देता हूँ। इसमें दिया है कि 3x² माइनस 2√x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसको गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में गुणा करेंगे 3 से, तो हम लोग का हो जाएगा 6x²। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है -2√x, यानी कि जो बीच वाला पद है इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 2√6 हो जाए और गुणा करने पर कितना हो जाए, 6x² हो जाए। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं √6 गुणे √6। तो अगर हम √6 और √6 को गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2√6। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो ये 3x² और जो अंतिम पद है उसको ऐसे लिखेंगे, बीच वाले को लिख देंगे, हम माइनस लगाएंगे, और जोड़ने पा रहा है 2√6, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे √6 प्लस √6, फिर ब्रैकेट के बाद यहाँ लगाएंगे x और प्लस 2 बराबर 0। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा 3x², दोनों हो जाएगा माइनस, -6 √x, सॉरी -√6x, फिर माइनस √6x और प्लस 2 बराबर 0। अब हमको कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो हम जो 3 होता है 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3। ठीक है, और √6 को लिख सकते हैं √2 गुणे √3। तो दोनों में कितना कॉमन है, √3 कॉमन है। तो इसमें √3 कॉमन है, इसमें भी √3 कॉमन है, और x भी कॉमन है, तो इसमें से हम √3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा हम लोग का √3x माइनस, इसमें तो x कॉमन हो गया, √2 गुणे √3 हो रहा है √6, इसमें से √3 निकल गया, तो यहाँ बच गया हम लोग का √2, फिर माइनस। उसी तरह 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2। इसमें
अंडर रूट 2 कॉमन है और इसमें भी अंडर रूट 2 कॉमन है, तो माइनस का अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा अंडर रूट 3। माइनस कॉमन ले लें तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हम लोग का हो गया अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। इसको हम लिख देंगे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, या अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। इसमें रूट 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, हो जाएगा रूट अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, तो x बराबर हो गया अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। इसको भी हल करेंगे सेम है, तो ये भी x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 867 और 255 का लॉसा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको निकालना है एलसीएम। पहले दिया है 867, ठीक है, और क्या दिया है 255। तो इसको हल करने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 867 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 200 तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, इसके लिए चेक करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 6 7 13, 13 और 8 हो जाएगा 21। तो 3 से 21 कट रहा, बताइए 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 और 3 9 27, ठीक है। और जो ये 289 होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है, तो ये 17 से कट जाएगा, क्या हो गया 17। तो हम 867 का लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 3 × 17 × 17, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 17 का स्क्वायर, ठीक है। उसके फिर बाद हम निकालेंगे 255 का, तो 255 का निकालेंगे तो ये चेक कर लेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं, तो 5 5 10 2 12, 3 से 12 कटेगा, यानी ये भी 3 से कटेगा, तो 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा 17 बार में, और 17 से 17 कट गया एक बार में। तो हम 255 का लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 3 × 5 × 17, ठीक है। तो क में हमको क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। तो जब हम लॉसा निकालते हैं तो यहाँ दिया हुआ है 3 × 17 का स्क्वायर, यहाँ 3 × 5 × 17, तो दोनों में 3 कॉमन है और दोनों का घात 1 है। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो ज्यादा घात वाले संख्या को नहीं लिखते हैं, अगर जो दोनों में कॉमन होता है। लेकिन यहाँ दोनों में 3 का घात 1 है, तो हम 3 लिख देंगे गुणे। 5 तो कहीं से मिल नहीं रहा, तो 5 को भी लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 17 और यहाँ लिखा है 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो अधिकतम घात वाला होता है उसको लिखते हैं, तो अधिकतम घात कौन सा है, 17 का स्क्वायर का लिख देंगे, 17 का स्क्वायर। तो 3 पचे 15, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। तो 289 को हम लोग 15 से गुणा कर लेंगे, तो 15 9 135, 80 बचा 13, 15 × 120, 120 में 13 जोड़ेंगे 3, 3 2 1 3, 133, तो 133 का 3, हासिल बचा 13, फिर 15 दूनी 30, 30 में 13 जोड़ेंगे 43, हो जाएगा हम लोग का 4335, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना है एचसीएफ दूसरे वाले में। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 3 कॉमन है, ठीक है, और एक 17 कॉमन है, दूसरा तो कुछ कॉमन है नहीं। एचसीएफ हो जाएगा 3 × 17, तो 17×3 = 51, ये हमारा आंसर है। इसके बाद दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित चित्र में AO बटे OC बराबर है BO बटे OD बराबर 1/2। तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज AOBO, त्रिभुज COD, दोनों को हम सिद्ध करेंगे समरूप। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज AOB, ठीक है, और त्रिभुज COD में, तो OA का संगत भुजा इसमें OC है, तो OA का संगत भुजा OC दिया हुआ है, तो OA का अनुपात और OB और OD का अनुपात दोनों आपस में बराबर है, और ये कोण भी आपस में बराबर है। इसमें दिया है कि AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/2, और ये कोण आपस में बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। तो किसी भी त्रिभुज, दो त्रिभुज दिया हुआ है, तो दो त्रिभुज में अगर संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, ठीक है, और दोनों संगत भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण भी आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो इसमें लिख लेंगे कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, इसमें क्या दिया है कि AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/2 दिया है, ठीक है, तथा
दोनों में ये कोण ओ बराबर है, तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सीओडी। ये कौन सा कोण हो जाएगा? इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सीओडी को। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं तब ए बी बट्टे डी सी, और इसमें रूल कौन सा लग रहा है? साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ए बी बट्टे डी सी बराबर, इसमें ए बी का संगत भुजा हो गया सी डी या डी सी, उसी तरह ए ओ का संगत भुजा क्या हो जाएगा? सी ओ, तो यहाँ लिख देंगे ए ओ बट्टे सी ओ। तो ए बी बराबर इसमें कितना दिया है? ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम ए बी की जगह लिख देंगे 5 बट्टे डी सी बराबर ए ओ बट्टे ओ सी, ए ओ बट्टे ओ सी बराबर कितना है? 1/2 है, तो इसके जगह हम लिख देंगे 1/2। दो को ले जाएंगे, 5 से गुणा कर देंगे, डी सी को 1 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा डी सी, तो डी सी बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होते हैं। मतलब कि कोई वृत्त दिया है और इसके बाहर कोई बाह्य बिंदु P है, और इस पर जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस बिंदु को हम मान लेते हैं ए, इस बिंदु को मान लेते हैं बी, यानी कि हमको सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। इसको हम यहाँ इससे मिला देंगे केंद्र से, ठीक है, और फिर हम ओ को मिला देंगे पी से। इसके लिए हम क्या, ये भी हम जानते हैं कि ये लंब है, ये भी यहाँ लंब होता है, तो हम लोग को इसमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। ठीक है, तो हम त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी को सिद्ध करेंगे सर्वांग सम। त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, तो इसमें हम जो प्रमेय लगाएंगे वो होता है आरएचएस, समकोण त्रिभुज में। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो आरएचएस में क्या होता है? दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो दो त्रिभुज में जो पहला कोण 90 डिग्री होना चाहिए, आर से होता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, एस से होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और एस से होता है साइड मतलब भुजा। तो ये दोनों में एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए बराबर, और दोनों में कर्ण बराबर होना चाहिए, ये कर्ण बराबर होना चाहिए, और इसमें से इन दोनों में से कोई एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज ओ ए पी में यहाँ पे ए पे 90 डिग्री बन रहा है, तो जहाँ 90 डिग्री बनता है उससे जुड़ा हुआ भुजा एक लंब होता है, एक आधार होता है, तीसरा होता है कर्ण, यानी कि ओपी हमारा कर्ण है। उसी तरह ओबीपी में भी ओपी कर्ण है। तो आरएचएस में पहले हम क्या करेंगे? पहले होता है 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद कर्ण दोनों में बराबर है हाइपोटेनस, तो लिख देंगे ओपी बराबर ओपी, ये क्या है? कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ लिखेंगे। ठीक है, और एक भुजा कौन सी बराबर है? इसमें है ओ ए और इसमें है ओ बी, दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो मैं लिख देंगे ओ ए बराबर ओ बी, और कारण में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ बी पी की। और कौन सा नियम लग रहा है इसमें? आरएचएस, सर्वांग समता से। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं, यानी कि इस वाले त्रिभुज में अगर यहाँ आते हैं तो इसमें एपी का संगत भुजा कौन सा होगा? बीपी। ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो लिख देंगे एपी बराबर बीपी, और रीजन में क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं हम लोग सीपी सीटी। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कौसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे एल एच एस बराबर, एल एच एस बराबर हो जाएगा हम लोग का कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में
फिर उसके बाद है सेक ए माइनस कॉस। तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसको लिख देंगे 1/, साइन ए, फिर हो जाएगा माइनस साइन ए। उसी तरह सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो 1/, कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इससे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन से साइन में गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। इसी तरह यहाँ हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, कॉस से कॉस से गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, ब्रैकेट हटा देंगे, गुणा का चिन्ह, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस है, तो एक कॉस कट जाएगा, तो ये कटेगा, तो यहाँ का इसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस है गुणा कॉस है। ठीक है, इसी तरह ये साइन कटेगा, तो इसका स्क्वायर हट गया, तो बचेगा हम लोग का कितना, कॉस है गुणे साइन है। ये हो गया एलएचएस। अब हम आरएचएस से सिद्ध करते हैं। आरएचएस बराबर 1/, tan ए प्लस कॉट ए। इसको भी हम tan और कॉट को हम लिखेंगे साइन और कॉस के अनुपात में, तो बराबर में हो जाएगा 1/, tan जो होता है वो होता है साइन बटे कॉस का, तो साइन ए बटे कॉस ए, और जो कॉट होता है ये कॉस और साइन का अनुपात होता है, तो कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, अब इसमें नीचे वाले पद में एलसीएम लेंगे, तो बराबर में हो जाएगा 1/, एलसीएम लेंगे तो एल नीचे का एलसीएम होगा कॉस ए गुणे साइन ए बटे, साइन से साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और ये कॉस से गुणे साइन ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर एक में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस ए गुणे साइन ए बटे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, तो बराबर में हम लोग का हो गया कॉस ए गुणे साइन। इसमें एल आरएचएस में भी इतना ही माना है, एलएचएस में भी इतना ही माना है, और आरएचएस में इतना ही माना है, लिख लेंगे इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा दिया है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इसे फिगर बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हम लोग का हो गया मकान और ये हो गया टावर। सबसे पहले क्या लिखा है कि मकान की ऊंचाई है 15 मीटर, तो ये हो गया 15 मीटर, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि मकान के शिखर से, मकान का शिखर हम लोग का ए है, मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण डी कितना दिया, 30 डिग्री। इसके लिए हम इसको इससे मिला देंगे, ये हम लोग का हो गया 30 डिग्री। फिर लिखा है उसी मकान के तल से, यानी कि उसी जो मकान का तल है हम लोग का बी, बी तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मकान के तल से ये बी से टावर यानी कि डी का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये हम लोग का हो जाएगा 60। तुमको टावर की ऊंचाई बताना है और मकान से टावर की दूरी यानी कि बीसी निकालना है। तो अगर ए बी यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, इसका नाम देते हैं हम लोग ई, तो ई सी भी कितना होगा 15 मीटर, और डी को मान लेते हैं हम लोग एच मीटर, और इस दूरी को मान लेते हैं बी सी को एक्स। जब बी सी एक्स है तो इस ए भी एक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए ई डी में हल कर लेते हैं, त्रिभुज ए ई डी में इसमें कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, तो लंब बटे आधार होता है, लंब हम लोग का हो जाएगा डी, आधार होगा ए, यानी कि एच बटे एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे डी बटे ए। 35 का मान होता है 1/√3 बराबर डी हम लोग का है एच, और ए कितना है एक्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा हम लोग का
√3h, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब पूरे त्रिभुज में हल करेंगे, त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में इसमें कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब इसमें हो जाएगा DC और आधार हो जाएगा BC। लिख देंगे DC बटे BC। tan 60 का मान होता है √3। DC बराबर हम लोग का हो जाएगा H प्लस 15 और BC कितना है, X। तो X से गुणा कर देंगे √3 में, हो जाएगा हम लोग का √3x बराबर H प्लस 15। और x बराबर कितना है, √3h है। तो हम x का मान लिख देंगे √3h। तो यहाँ हो जाएगा √3 गुणे x का मान है √3h बराबर h प्लस 15। तो √3 और √3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3h बराबर h प्लस 15। h को ले आते हैं बाएं साइड माइनस करेंगे तो 3h माइनस h बराबर 15, घटाएंगे बचेगा 2h बराबर 15। h बराबर 15/2 भाग देंगे तो 7.5 मीटर। ठीक है, h निकल गया। अब हम इसमें x निकालेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा है x बराबर √3h, √3 गुणे h बराबर कितना है, h बराबर हम लोग का 15/2, लिख देंगे 15/2, हो जाएगा 15 √3/2 इसमें तो कहीं √3 का मान दिया नहीं है, तो हम या तो चाहे तो √3 का मान इसमें रख सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो हम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये हो जाएगा x, यानी कि मकान से टावर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 √3/2 मीटर। हमको निकालना है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई हो जाएगा 15 + h, 15 + h, और h बराबर कितना है, 7.5। तो 15 + 7.5 इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 22.5 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 में दिया है कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन के व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर की धातु का भार 4.5 ग्राम है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक ठोस धातु का बेलन है, ये हो गया एक ठोस धातु का बेलन, और इसका सिरा जो है, जो ऊपर का भाग है ये अर्धगोलाकार है ऐसे, और नीचे का भी भाग है अर्धगोलाकार, ये हुआ है। और इसकी कुल ऊंचाई है 19 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले हम लिख लेंगे व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या होगा गोले का, अर्धगोले का, ये भी होगा 3.5, और ऊपर का भी कितना होगा, 3.5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ करके कुल ऊंचाई में से माइनस कर देंगे, और दोनों जो बेलन का त्रिज्या होगा और जो गोले का त्रिज्या, दोनों का सेम त्रिज्या होगा। तो हम इसमें निकाल लेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 19 माइनस 3.5 प्लस 3.5, इसको जोड़ेंगे तो होगा 7। तो 19 में से 7 घटाएंगे 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना है धातु का आयतन, यानी कि पूरे जो ठोस धातु है उसका आयतन निकालना है। इसमें हो जाएगा एक बेलन का आयतन और 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोला का आयतन सेम होगा, तो लिख देंगे 2 गुणे अर्धगोला का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h, प्लस 2 गुणे अर्धगोला का आयतन का सूत्र हो जाएगा 2/3 πr3, दोनों का त्रिज्या सेम है।
अब इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पाई आर क्यूब है, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बच जाएगा एच प्लस 2 दूनी 4/3। इसमें से आर स्क्वायर निकल गया तो यहाँ बच गया आर। अब सबका मान रखेंगे तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान हम दशमलव में लेकर जो भिन्न में दिया उसको ले लेंगे, तो हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। ऐसे करने से जो सॉल्यूशन होता है हल करना आसान हो जाता है। तो फिर यहाँ लिखेंगे एच बराबर है 12, तो 12 लिख देंगे प्लस 4/3 गुणे त्रिज्या आर बराबर है 7/2। तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, फिर यहाँ 12 प्लस 7 दूनी 14/3। इसमें 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, 7 से 7 कट गया, तो हम लोग का ऊपर कितना बचा, 11 से 77/2। यहाँ हम लिख देंगे 77/2 गुणे, इसमें होगा 12×3 = 36, 36 और 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, तो 50/3। 2 से 50 कट गया 25 बार में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 77 और 25 को गुणा करेंगे। जब हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा आएगा 1925। ठीक है, बट्टे 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हम लोग का आयतन। ठीक है, तो इससे पूछा है इसका भार कितना है, तो क्वेश्चन में दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 405 ग्राम है। तो कितना, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो ये लिखेंगे धातु का भार बराबर 1925/3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है 4.5, तो इसको हम 4.5 से गुणा कर देंगे। तो काटेंगे तो कटेगा 15×45, 1.5 बार में। तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये हम लोग का होगा 2887.5 ग्राम, ये हमारा आंसर है। अगर इसको केजी में बदलना होगा तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग देंगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो हो जाएगा 2.875 ग्राम। अब इसके बाद इसका अथवा दिया है। अथवा में दिया है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त कि कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है 3.14 और √3 का मान दिया है 1.73। तो इसमें ये एक वृत्त दिया है, यह हो गया हम लोग का केंद्र, इसकी त्रिज्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और इस पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ बन रहा है 60 डिग्री। हमको बताना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग का। तो ए और बी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं, इसमें मान जो दिया लिख लेते हैं। आर बराबर है 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो पहले हम निकाल लेते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, थीटा/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम थीटा का मान लिखेंगे। थीटा का मान दिया है 60/360, पाई का मान दिया है 3.14, और त्रिज्या दिया हुआ है 15, तो 15 का होल स्क्वायर। 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में, तो हो जाएगा 1/6 गुणे 3.14 गुणे 15, इसका स्क्वायर ले सकते हैं 15 गुणे 15। 3 से 6 काटेंगे 2 बार में, और 15 कट जाएगा 5 बार में। फिर 2 से 3.14 को काटेंगे तो 15 दूनी 30, 2 से 14, 1.57 होगा। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे 1.57, 5 और 15, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये तो दिया है 60 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी में ये त्रिज्या है, दोनों आपस में बराबर दिया है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी। तो अगर इसको भी हम एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी में तीनों कोणों का एक फलक 180, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर 180।
तो कोण ए भी हमारा x है, बी भी x है और O बराबर है 60 डिग्री। x और x को जोड़ेंगे 2x, 60 को लेते हैं दाएं साइड तो 180 माइनस 60, तो 2x बराबर हो जाएगा 120। तो 2 से 120 को भाग देंगे तो x बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमारा x भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। तो किसी त्रिभुज में अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, साइड का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिखते हैं। तो √3 का मान होगा 1.73/4 गुणे, और इसका जो भुजा है कितना है, यानी कि 15 सेंटीमीटर है, तो 15 का होल स्क्वायर। 1.73 गुणे 15 का होल स्क्वायर होता है 225/4। तो पहले हम गुणा करेंगे 1.73 को 225 से, जो हो जाएगा हम लोग का 389.25/4। और जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम इसमें लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है हम लोग का 117.75, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 97.3125। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा होगा आंसर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगले सेट को सॉल्व करेंगे।